नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पर या दल बदल कानून पर। इसके लिए पहले थोड़ी सी भूमिका पे बात करते हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और भारत की पहली सरकार बनी, तो उस सरकार में जो शामिल लोग थे, जो मंत्री थे, जो सांसद थे, वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेंट थे, अर्थात उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो भारत के बिल्डिंग ब्लॉक थे। वो लोग वो थे जो भारत के लिए लड़े और जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ा। हर आदमी 10-20 साल जेल में रह के आया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 11 साल 10 साल कुछ महीने जेलों में बिताए थे। अर्थात हर आदमी ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था, इसलिए वो भारत की कीमत जानते थे, यहाँ की जनता की कीमत जानते थे। ये वो लोग थे जिन लोगों के लिए राजनीति एक सेवा का माध्यम था और ये राजनीति की मूल परिभाषा को जानते थे और उसी में यकीन करते थे, जिसमें कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ टूल फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपुल। राजनीति लोगों के भले के लिए है, अर्थात जनता की भलाई का माध्यम है राजनीति। राजनीति की यही परिभाषा भी होनी चाहिए और यही जनता को मानना चाहिए। और ये लोग वही बात करते थे। उन लोगों के लिए राजनीति कोई कैरियर नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, कोई सर्विस नहीं थी। उनके लिए एक सेवा थी जिसके माध्यम से वो लोगों की भला करना चाहते थे। इसके माध्यम से ना तो उन्हें पैसा बनाना था, ना यश कमाना था, ना रौला झाड़ना था, ना रुतबा बनाना था। उनका केवल माध्यम था कि उनके अपने लोगों को, भारत के लोगों का भला हो जाए। ये राजनीति की मूल परिभाषा मानते थे, व्हिच इज पॉलिटिक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। राजनीति लोगों के भले के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो पीढ़ी खत्म हुई तो राजनीति की परिभाषाएं बदलती गई। आज के दौर में किसी भी व्यक्ति से पूछो कि सबसे बड़ा राजनेता कौन है, वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताएगा जो खूब वोट बटोरता है। अब आप ये देख सकते हैं कि वो वोट किस तरह से बटोरता। हो सकता है वो अच्छे तरीके से वोट बटोरता, या हो सकता है कि वो व्यक्ति लोगों को ब्लैकमेल करता हो, फेक प्रॉमिसेस करता हो, या जनता को धोखा दे के बटोरता हो, दारू शराब मुर्गा पिला के बटोरता हो, या उनको धमका के बटोरता हो, या उस इलाके का बाहुबली हो, उसको भी लोग बड़ा नेता मानते हैं। आज के जमाने में लोग ऐसे सीधे साधे व्यक्ति को नेता मानते ही नहीं जिसका पूरा जीवन जनता के सेवा में समर्पित हो। उदाहरण के तौर पर मनमोहन सिंह को लोग शायद ही राजनेता मानते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह तो वोट जुटा नहीं सकते हैं और ऐसे लोग को भी लोग नेता मानते हैं। फॉर एग्जांपल, मनमोहन सिंह से लाख बेटर वो बाहुबली, वो माफिया, वो गुंडे हैं जो सांसद में चले गए, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि लोग उन्हें बड़ा राजनेता मानते हैं। लोग कहते हैं मनमोहन सिंह तो कोई नेता थे नहीं, क्योंकि वो कभी इलेक्शन में वोट पा ही नहीं सकते थे। अर्थात हमारी राजनीतिक मान्यताएं बदल गई, और जब हमारी राजनीतिक मान्यता बदली तो हमारे प्रतिनिधि भी बदल गए, और अब हमारे प्रतिनिधि ऐसे आने लगे जिनके लिए राजनीति एक कैरियर हो गया, एक नौकरी हो गई, और वो इस नौकरी से ज्यादा पैसा कमाने लगे। इसी का फर्क ये रहा कि 20-22 हजार या 5-7 हजार रुपए पहले, फिर धीरे धीरे 20-22 और 40-50 हजार रुपए पर मंथ कमाने वाला सांसद करोड़ों में खेलने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि 5,000 रुपए सैलरी वाला प्रधान आपके 80,000 रुपए कमाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाप से ज्यादा काम कर लेता और अब सवाल नहीं उठाते, क्योंकि लगता है आपको कि वो बड़ा नेता है। और इन सभी बातों का परिणाम यह हुआ कि राजनीति एक लाभ का संसाधन हो गया, या लाभ कमाने का संसाधन हो गया। और इस तरह से क्या हुआ कि दल बदल जैसा रोग जो है वो भारत में आया। अब आइए समझते हैं दल बदल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। साल 1966 में हरियाणा नाम का एक राज्य बना और 1967 में यहाँ जनरल इलेक्शन या सामान्य चुनाव हुए, और इस चुनाव में गयालाल नाम के एक व्यक्ति एमएलए चुने गए। गयालाल जी इतने दल बदलू आदमी थे कि इन्होंने एक दिन के भीतर, ये सुबह जो है, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। 3 घंटा बीता और इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट कोalition ज्वाइन कर लिया। 3-4 घंटा और बीता, इन्हें लगने लगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बढ़िया ऑफर मिला होगा, पैसे रुपए ठीक मिले होंगे, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फिर से पार्टी जो बदल दी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुल 9 घंटे का समय रहा। 9 घंटे के भीतर इन्होंने 3 दल बदल डाले, और इस तरह से ये लगने लगा कि इस तरह से तो लोकतंत्र और इसमें बहुमत की अवधारणा क्या हो जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और इनके इस कर्म की वजह से कहावत बड़ी फेमस हुई, जिसे कहते हैं आया राम गया राम, क्योंकि इनका नाम था गया लाल। तो गया लाल जी की वजह से कहावत बड़ी फेमस हो गई राजनीति में, आया राम गया राम।
अब इस बात से देश में काफी चर्चा निकल चुकी कि कोई सरकार कैसे स्टेबल रह सकती है अगर इस तरह से लोग पैसा रुपया धन दौलत की लालच से पार्टियां बदलेंगे। तब तो हर सरकार को एक भय लगा रहेगा, डिस्टेबिलिटी बनी रहेगी उसमें, और इसलिए कुछ करने की जरूरत महसूस हुई। इंदिरा गांधी की मौत हुई 31 अक्टूबर 1984 को, हत्या हुई, और उस हत्या के बाद एक सहानुभूति का दौर चला पूरे देश में, और उनके बड़े बेटे राजीव गांधी काफी ज्यादा बहुमत से इलेक्शन जीत के आए। भारत में सबसे ज्यादा बहुमत से इलेक्शन जीतने वाले प्रधानमंत्री का नाम है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की सरकार बनी 1985 में, 1985 में, और राजीव गांधी सरकार ने 1985 में इस बीमारी का, इस रोग का इलाज ढूंढने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जिसको बोलते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत क्या किया गया? 1985 के तहत 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके द्वारा भारत के संविधान में एक शेड्यूल जोड़ा गया जिसको बोलते हैं 10th शेड्यूल। क्या बोलते हैं? 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई भाई? 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और 10वीं अनुसूची ने क्या किया? इसने एक नियम बना लिया कि कुछ इतनी सर्टेन संख्या से नीचे अगर किसी पार्टी के मेंबर्स, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो, चाहे वो संसद के सदस्य हो, चाहे विधानमंडल के सदस्य हो, अगर वो टूट कर किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके शामिल होने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी अपनी ही सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अच्छा, राजीव गांधी ने जो कानून बनाया वो हम अभी आपको बताते हैं। पहले करंट में बताते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नियम क्या है वर्तमान में। अगर कोई पार्टी है और उसे दूसरी पार्टी को तोड़ के सरकार बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 2/3 से उस पार्टी को तोड़ा जाए। कितने लोगों से? 2/3 से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी स्टेट में या किसी जगह पार्लियामेंट में कुल 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, और यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, बड़ी दोनों पार्टीज का नाम लिख लेते हैं, बीजेपी और आईएनसी। कोई डिफरेंशिएशन ना, इसलिए हम फिक्स रख देते हैं। दोनों की सीटें आई हैं 50-50। लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए होता है 1/2+1, मतलब बहुमत का आंकड़ा होता है 51। ना तो इनकी सरकार बन रही है ना इनकी सरकार। अगर राजीव गांधी का 52nd अमेंडमेंट नहीं होता तो कोई भी पार्टी एक को तोड़ लेती और क्या कर देती? सरकार बना लेती। चाहे यहां से एक टूट जाते, चाहे यहां से 51 हो जाते, 49 हो जाते और सरकार बन जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता। एक नहीं, अगर ये 10 भी तोड़ ले तो उन 10 की सदस्यता खत्म हो जाएगी और सरकार तो बनने से रही, वो 10 लोग विधायक या सांसद भी नहीं रहेंगे। इसके लिए नियम क्या है कि आपको तोड़ना पड़ेगा कम से कम कितने को? 2/3 को। ठीक है, ये कितना आएगा? 16.67, लगभग 33 विधायक आपको तोड़ने होंगे। आपको चाहिए कितने विधायक? 1, लेकिन तोड़ने कितने पड़ेंगे आपको? 33। एक को आप 10 करोड़ रुपए देकर तोड़ सकते थे, 33 तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। थोड़ा क्या, काफी मुश्किल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कोई ईमानदार हो, कोई हो सकता है ज्यादा पैसे पे माने, कोई कम पैसे पे माने। तो इस तरह से खरीद फरोख्त थोड़ी सी क्या हो गई? थोड़ी मुश्किल हुई, और इस तरह से दल बदल कानून या 2/3 की परिभाषा तय करता है। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे 2/3 का कानून नहीं बना था। उस समय जो कानून बना था वो था 1/3 का, 1/3 का। लेकिन इससे देखा गया कि भारत में दल बदल रुका तो कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे आज के दौर में देखा जा रहा है कि आज के दौर में ऐसा हो रहा है कि लोग 2/3 भी तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के साथ यही हुआ कि वो पार्टी 2/3 से टूट गई। ठीक है, अब अगर आप 2/3 से तोड़ देंगे तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा ही नहीं। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि 2/3 से तोड़ दें। अब आज के दौर में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से लोग बिकाऊ हैं, जिस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, इससे यह कह सकते हैं जिस तरह से राजनीतिक मान्यताएं टूट रही हैं कि 2/3 से तोड़ा जाना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरा, पार्टियों के पास जिस तरह से क्या है, पैसे हैं, ये
सारी बातें देखते हुए कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ और राजीव गांधी की जो धारणा थी उसका बहुत ज़्यादा महत्व आज के दौर में शायद रह नहीं गया है। ठीक है, इसी के साथ एक सवाल मैं अंतिम में पूछ लेता हूं कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल जो कानून है क्या वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करता है? क्योंकि विधायक एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है, सांसद एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है, अगर उसका मन करता है कि वो पार्टी चेंज कर दे तो उसे क्यों ना चेंज करने दिया जाए? इस पे एक आप कमेंट लिख के बताइएगा, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करता है? धन्यवाद।